हेलो दोस्तों, मैं मोहित लोहिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी स्थल में। मैंने 5 सेट करा दिए हैं। आज लेकर आया हूं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हालांकि बहुत लेट चल रहे हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराने की आपकी। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है, समझते हैं। किस अनुपात में दोनों संख्याएं? 5:8। ऊपर लिख लेंगे 5x, नीचे लिख लेंगे 8x। इसमें 15 जोड़ देंगे, इसमें से 18 घटा देंगे। अनुपात क्या बन जाएगा जी आपका? 1:3, 1:3। 5 × 15x प्लस 15 × 45 बराबर 8x प्लस -18। 8x - 18 ये हो जाएगा। 15 में 60 घटाएंगे 7x बराबर 45 और 18 63। x बराबर 7 नाम 63 9। संख्याओं में अंतर कितना है? 8 में से 5 घटा देंगे 3 का, तो 9 × 27। भाई 3x का अंतर है, 9 × 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर समझा देता हूँ। 5x बटे 8x, पहली संख्या में 15 जोड़ दिया जी ऊपर वाली में। दूसरी में से 18 घटा दिया, घटा दिया। अनुपात 1/3 हो गया, रख दिया जी। 5 × 15x प्लस 15 × 45, 8x - 18। भाई इधर 1 की तो गुणा होगी तो यही आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 इधर आके घट जाएगा 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा? 45 उधर जाके जुड़ जाएगा माइनस प्लस 63। x बराबर 9 × 27। उम्मीद है समझ में आया होगा पूरी तरह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही अन्य रेलगाड़ी y को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी y की लंबाई x की लंबाई से दुगनी है, तो रेलगाड़ी वाही होगा। ये वाही लिख रखा है इसने, ये वाही होगा। चलो मैं वाही लिख देता हूँ। ये यहाँ होगा रेलगाड़ी y। रेलगाड़ी y एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है? देखो समझते हैं। 58 की चाल से जा रही है, उधर से 50 की चाल से एक रेलगाड़ी y आ रही है। दोनों कितने सेकंड चली है? 18 सेकंड, 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई है। तो 16 सेकंड में दोनों ने अपनी लंबाई पार करी है। जुड़ जाती है लंबाई। विपरीत लंबाई तो जुड़ती है, एक ही दिशा में हो या विपरीत में हो। चालें विपरीत में जुड़ती हैं, एक दिशा में घटती हैं। 58 और 50 हो गया जी 108। 108 को मीटर प्रति सेकंड में बना लो, 5/18 गुणा कर लो। आप क्यों बना लेंगे मीटर प्रति सेकंड में? क्योंकि जो 16 सेकंड दे रखे हैं, समय का चाल चेंज कर लेंगे। 18 × 108, 6 × 5 = 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से चली है दोनों रेलगाड़ी कितने सेकंड? 16। तो 30 की चाल से 16 सेकंड में 480 दूरी, 480 मीटर दूरी तय करिए दोनों रेलगाड़ी ने। ठीक है। अच्छा, कौन से कितने की अभी पता चल जाएगी। x और y का क्या अनुपात दे रखा है? करो y की लंबाई x की लंबाई से दुगनी है, यानी ये 2 है, ये 1 है। यहां देखें हम तो 3 की वैल्यू कितनी? 480। 1 की वैल्यू कितनी? 160। तो ये 160 है x की लंबाई, और y की लंबाई है 16 दूनी 32, 320 होगी 480 दोनों की। अच्छा, एक पुल को 54 सेकंड पार कर गई y, तो y ने कितनी दूरी तय करी है जी? y की चाल देख लेते हैं। 50 की चाल से गुणा 5/18 गुणा 54। 18 थी 54, 25 थी 75, 750 मीटर। 750 मीटर में से y की लंबाई कितनी है? 320 घटा देंगे। भाई y की लंबाई घटा देंगे तो पुल की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि जब पुल को पार करा होगा तो अपनी प्लस पुल की दोनों की पार करी होगी। अच्छा,
750 दोनों की है, जिसमें से अपनी 320 है, तो पुल की कितनी है? 5 में 2 घटा के देंगे 430। पुल की लंबाई है 430, ऑप्शन नंबर बी 430। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा? ठीक है जी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा हो, ठीक है, आयतन पूछा है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 2020 में, फॉर्मूले बता देता हूं। बेलन का वक्र पृष्ठ लिख देता हूं आपके सामने, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आयतन क्या होता है जी? आयतन में लिख देता हूं, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से हम क्या निकालेंगे? आपको ऊंचाई दी हुई है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, त्रिज्या निकल जाएगी, कितनी है जी अभी पता चल जाएगी। 2 पाई आर एच की वैल्यू रख लेते हैं, 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ है आपको 1144, 1144। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर गुणा एच का मान 14 बराबर 1144, ठीक है जी। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11 कम 11 ना जाने 0, 11 चौक 44, 2 दूनी 4 से 13, 8 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 13 बार, ये 13 बार। आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर आ गया 13। रख दो जी, रख दो, इधर रख देता हूं मैं, लो रख देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर कितना है जी? 13 गुणा 13 गुणा एच कितना है अभी दिया हुआ है उसका 14। ये तो आपने आर अभी निकाला, वो पहले दिया हुआ था। 7 से 2 बार, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, इकाई अंक 6, अच्छा 2 में है, चलो गुणा कर लेते हैं फिर। 22 गुणा 13, 13 में 169 गुणा 2, 169 दूनी हो जाएगा 338, 338, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 तो आना ही है, 22 दिया 66 से ज़्यादा आएगा, 66 से ज़्यादा आएगा तो ये 6 तो खत्म, एक ही बचा आपका ऑप्शन 74 36 सी। आपकी समझ में आ गया होगा भाई, इकाई अंक तो 6 आना ही आना है, 8 दूनी 16। आप देखोगे ये कौन सी आएगी? 63 36 आएगा, 74 36 आएगा। आप देखो 22 दिया 66 आ रहा हो, हासिल के भी कुछ बचे होंगे, 63 36 की तो कहानी खत्म होगी, कितना आ जाएगा? 74 36। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक सही सही कितना होगा? अच्छा जी, देख लेते हैं। पहले 15 का योग निकाल लो, तो औसत गुणा संख्या योग 15 गुणा 23.4, आप देखो कितना आ जाएगा? 15 चौका 60, 6 15 थी 45 और 6 51, हासिल 5, 15 दूनी 30 और 5 35, 351 है टोटल इनका योग, ठीक है। 9 संख्याओं का औसत इनमें से 25 है, 9 गुणा 25, 25 निम्मा 225, ठीक है जी। सात संख्याओं का औसत 22.5 है, 7 गुणा 22.5, इनका योग भी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, पॉइंट लगा लेते हैं, 22 सत्ते 154 और 3 157, 157.5 जोड़ लो, कितना होगा? 9 7 16 संख्या होगी जी, कितनी होगी? 9 7 16, ऊपर है 15, एक संख्या 2 बार जुड़ गई, उसको देख लेते हैं कितनी है। 5 7 5 12, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, 382.5। अच्छा, अब जो संख्या जुड़ी है उसको निकाल लेते हैं। 351 घटा दो इसमें से, 351 0, 5 2 में से घटा देंगे 1, 8 में से 5 घटा देंगे 3, यानी 31.5 जुड़ी है 2 बार। कौन सी जुड़ी है? 31.5 संख्या।
31.5। अच्छा, अब क्या कह रहा, बची हुई संख्याओं का औसत। अच्छा, 9वीं संख्या निकाल दी जाए, यानी यही जो संख्या है 31.5 निकाल दी। निकाल दो 351 में से, इसको अलग कर देते हैं। 351.0 और 31.5, 10 में से 5 घटा देंगे 5, और यहाँ 10 में से घटा देंगे 9, और एक 4 में से 3 घटा देंगे 1, 319.5। 319.5 कितने का है ये? 14 का। 14 का भाग दे देंगे, 14 का भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा बची हुई का। 14 दूनी 28, 3 39 होगा। 14 दूनी 28, बचे के 10 11, 14 8 112, 22.8। ये रहा ये ऑप्शन, 22.8। देखो फिर समझा देता हूँ एक बार। 15 का औसत 23.4 है, तो योग कितना है? 351। 9 का औसत 25 है, योग कितना है? 225। 7 का औसत 22.5, योग कितना है? 57.5। हमने जोड़ी 9 7 16 संख्या बैठी है, तो योग बैठ कर 382.5। एक संख्या 2 बार जुड़ गई, उसको निकाल लिया, वो कितनी है? टोटल घटा दी 15 संख्या, 31.5 आ गई, वो संख्या जुड़ी है। वो करो फिर उसको अलग ही कर दो। जो संख्या है ना, ये 9वीं बता दी है कि इसको अलग ही कर दी जाए, निकाल दी जाए। तो 31.5 निकाल दो टोटल योग में से, कितना बचा? 319.5। 319.5 बचा 14 का योग, तो प्रत्येक का कितना भाई? औसत का मतलब प्रत्येक का मान, 14 का भाग दे देंगे, 22.8। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5958 में, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी होगी? अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आपको 8 माह पर ब्याज लगे, 15% वार्षिक है, यानी साल में वार्षिक 8 माह पे लगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 5958 हो जाता है। फिर कह रहा अगर 8 माह न लग के वार्षिकी लगे 2 साल में ही, तो चक्रवृद्धि ब्याज लग के कितनी हो जाएगी? वही धनराशि। पहले धनराशि चाहिए आपको, और फिर उस पर ब्याज चाहिए। देख लेते हैं धनराशि कितनी है। आप देखोगे अगर 12 माह में 15% है, 12 माह में कितनी दर है? 15%। तो फिर 8 माह में कितनी लगेगी? आप कहोगे जी 4 तिया 12, 4 से ना काटे, 3 से काट लो, 3 से काट लो, 3 से, 3 चौक 12, 4 माह में कितनी? 3 पंजे 15, 5%। तो 8 माह में कितनी भाई? 4 का दुगना होता है 8, 8 माह में 10%, 8 माह में 10%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रही है 2 साल तक। 8 माह का मतलब 24 माह तक, हर 8 माह पे 10% लगेगा। 8 माह का मतलब 8 माह के हिसाब से 2 साल का मतलब 24 माह। भाई 8 माह पे लगी 10%, 2 साल का मतलब 24 माह, हर 8 माह पे 10%, फिर अगले 8 माह पे 10%, फिर अगले 8 माह पे 10%, 8 तिया 24। ठीक है भाई, 24 महीने 2 साल होगी, 8 माह के 3 तिहाई उसमें बांट दिया आपने 3 तिमाही में, और 10% दर है। तो पहले जो लगी होगी 10 से कितना हुआ होगा? इधर समझा देता हूँ। पहले साल 10 से 11 हुआ होगा, आप कहोगे ठीक है जी। दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ होगा, ये भी ठीक है जी। तीसरे साल भी 10 से 11 हुआ होगा। आप देखोगे मूलधन तो 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, ये होगा 1331। तो कितने रुपए ब्याज के मिल गए? आप कहोगे जी 331 मिल गए ब्याज के। पर उसने तो कुछ और दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 5958, 5958। तो आपसे पूछिए मूलधन निकाल लो, 1000 की वैल्यू कितनी है इस हिसाब से। भाई 331 की वैल्यू जब 5958 है, तो 1000 की वैल्यू वास्तव में कितनी है? कितने गुना है? 18 54, 18 गुना। तो P बराबर आ जाएगा आपको 18,000। 18,000 इस पे आपका ब्याज पूछ रहा है वो 18,000 पे। सही 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 का मतलब 15%, 15% का मतलब 3/20। 18,000 से 3/20 से ब्याज पूछ रहा है। 20 निम्मा 180, 9 तिया 2700, 2700 पहले साल, 2700 दूसरे साल, और 2700 का भी 3/20 कितना हो जाएगा भाई? देख लेते हैं इधर, इन 2700 पे भी 3/20 से हम देखेंगे कितना लग जाएगा।
135 दूनी 270, 135 तिया 405, 405 रुपये और बढ़ जाएंगे, 27, 27, 54 और 4 5805, यानी 18 और 5805, 18 5 23, 28,805, 28,805 ये हो जाएगा आपका आंसर भाई। 18,000 तो मूलधन, 27, 27, 54 और 405 ये और जोड़ देंगे तो 23,805 आपका टोटल धन हो जाएगा। यही पूछा है कितना हो जाएगा, मूलधन 18,000 और ये आपकी धनराशि। आगे आ जाते हैं। एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं। बचे हुए केलों को वह 5% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत, पूरे सौदों में कितना लाभ हुआ अभी देख लेते हैं जी कितना हुआ है। 40 दर्जन जो खरीदे हैं वो 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी एक दर्जन 60 के, 40 दर्जन 2400 रुपए के। ये सीपी रहा है उसका, ये क्या रहा है सीपी। अच्छा 40 का 3/4 भाग कितना हो जाएगा 30 दर्जन। 60 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया, 60 के 25% लाभ पर 25 का 150, 15 रुपए का लाभ, यानी 75 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे इसने। तो 75 2250 के बेच दिए, 225 2250 के। बचे कितने 10 दर्जन और बचे, 10 नहीं 2 दर्जन सड़ गए, 8 ही बचे। 8 किस पे 5% की हानि पे, 60 का 5% हानि, 3 रुपए की हानि, 60 पंजे 300, 3 की हानि यानी कि 57 के हिसाब से बेचे हैं, 57 रुपए प्रति दर्जन। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 पंजे 40 और 5 45, ये 456 के बेचे हैं। देखो 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 5 45, 6 5 5 10 और 4 2 6 और 1 7 2, 2706 रुपए के बेचे हैं। 2400 के खरीदे, ये इतने के बेचे हैं। तो लाभ क्या होता है, विक्रय माइनस क्रिय, तो 306 का लाभ है। 306 का लाभ किस पे 2400 पे गुणा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, इस 1 0 से ये 1 0 खत्म, 3 से 8 बार और 3 से 103 बार, 8 से कितनी बार जी, 8 एकम 8, बचे कितने 2, 8 दूनी 16, बचे के 7, 70, 8 सत्ते 56, 12.75 के आसपास। ये रहा डी ऑप्शन, ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है, वैसे 12 से एक ही ऑप्शन था, 12 के बाद पॉइंट आना ही है, 12.75। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेष प्राप्त होता है। 3x + 4 का मान। मैं से शेषफल का क्वेश्चन है, ले से शेषफल, मैं से शेषफल, हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रत्येक में 2020 में, समझते हैं। मैं से कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको, अंतर से मैं से निकालना। 397 435 इनसे भाग दिया है और 541 से भाग देने पर कितना कितना शेष बच रहा है, 6, 10 और 14। 6 इसमें से घटाओ, 10 इसमें से घटाओ और 14 इसमें से घटाओ, जो शेष बच रहे हैं उन्हें अलग कर लो, यानी ये एक्स्ट्रा है, इनको अलग करेंगे हम। ये 391 बचा, ये 425 बचा, ये बचा 11 में 4 घटा देंगे 7, 3 में से घटा देंगे 2, 527 बचा। ये इनका अंतर करेंगे, अंतर से में से यही होता है, 5 में से घटा देंगे 4, 11 में से 9 घटा देंगे, सॉरी 12 में से 9 घटा देंगे 3, 34। इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे 2 और 2 में से 2 घटा देंगे 0, 5 में 102। इनका भी अंतर लेंगे, 12 में से 4 घटा देंगे 68 आ जाएगा सीधा 68, 9 में से 3 घटा देंगे 6, 68। यानी या तो में से 68 हो गए, 68 का कोई भी गुणनखंड 68 से छोटा। आप देखोगे 68 से क्या 391 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 8 से कभी एक नहीं बनेगा ना, 8 से 5 बने। तो 68 से छोटा गुणनखंड क्या हो जाएगा 68 का 34, क्या 34 से कट जाएगा जी ये, 34 से 4 से भी ना 1 बने, ना 5 बने, ना 7 बने। 34 से भी छोटा क्या है, 34 से में भी 2 का भाग 70 है,
17 दूनी 34, 17 से कट जाएंगे अभी सारे, 17 7 है, 5 अंतिम अंक 17 में से कितना हो गया 17, या तो 68 या 68 का कोई 68 से छोटा गुणनखंड, 34 और 17 में से 17 आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई है क्योंकि एक्स में से ही तो है, तो 17 3 51 और 4 भाई 17 3 गुणा 17 प्लस 4 51 और 4 कितने हो जाएंगे भैया 55 हो जाएंगे। आप कहोगे 55 इसका आंसर, ये रबी ऑप्शन 55। ठीक है, ये होता है में से अंतर से निकालना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तेल के मूल्य में 20% कमी से एक व्यक्ति 45 रुपये में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तेल का पारंपरिक मूल्य प्रति लीटर कितना है? तेल के मूल्य में गिरावट होगी तो 45 रुपये में 15 लीटर तेल अधिक मिल रहा है। सीधी सी बात है, कोई चीजें रेट कम होंगे तो अधिक मिलेगी। तो वो कह रहा है कि पहले जो था वो क्या मूल्य था प्रति लीटर, प्रति लीटर क्या मूल्य था समझते हैं। कई तरीके होते हैं इसके, दोनों बता दूंगा तरीके। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी मूल्य जो हुआ ना, मूल्य किस रेशो में चेंज हुआ है, पहले 5 था 20% कम हो गया 4 हो गया, तो वस्तु इसके उल्टे रेशो में बदल जाएगी। 4 से कितनी मिल जाएगी 5, 4 से 5, क्योंकि रुपए समान है उन्हीं रुपयों में। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ से एक फालतू मिल रही है, एक एक्स्ट्रा मिल रही है, और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 लीटर, तो 4 की वैल्यू 15 चौका 60, पहले 60 लीटर मिलता था, 15 पंजे 75, अब 75 लीटर मिलता है। पहले 60 लीटर मिलता था 4500 में, 4500 में कितना 60 लीटर, तो पहला रेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 से कट जाएगा, कितनी बार 6 7 42 75 बार, 75 रुपये पर लीटर, ये उसका प्रारंभिक मूल्य था। अब पूछता तो कितने का भाग देते हैं हम इसमें 75 का, नहीं अब हो जाएगा 60 रुपये प्रति लीटर। ठीक है जी, इसका एक बेसिक ये भी तरीका होता है, ये भी बेसिक है। एक होता है 20/80 कमी, जितनी भी कमी होगी वो घटा देंगे, बटे 4500 रुपये बटे वस्तु। अगर ये नया मूल्य पूछता तो ये 100 रहता, और पुराना पूछा जितनी कमी या वृद्धि हो रही वो ले लेंगे, बाकी रुपये बटे वस्तु तो आता ही आता है हमेशा, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। 20 से कितनी बार 4 बार, 15 3 45 300, 4 से कितनी बार 75, तो क्या आ जाएगा ये 75 रुपये पर लीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, स्पीड थोड़ी तेज है आज, कोई ना आगे देखते हैं। एक वृत्ताकार बाग की परिधि 253 मीटर है, 8 रुपये प्रति मीटर की दर से उसे समतल कराने की लागत। ठीक है जी, परिधि होती है 2πr। चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले, वृत्त की परिधि कितनी होती है भैया 2πr, ये कितनी दे रखी है 253, यानी 2πr बराबर है आपका 253, 2 गुणा पाई का मान 22/7, यहाँ से r निकाल लेते हैं हम, गुणा r बराबर 253, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 थी 33। ठीक है जी, हम तो कटे ही ना है, तो r बराबर हो जाएगा 23 गुणा 7 बटे 4, 23 गुणा 7 बटे 4, आर की वैल्यू 8 रुपये प्रति मीटर की दर से समतल कराने की लागत, यानी जो उसका समतल है एरिया है, यानी उसका आयत जो भी एरिया है उसको समतल कराना है। परिधि आपने निकाली, परिधि से त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसको समतल कराना है किस रेट से 8 रुपये प्रति मीटर, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है जी, देखो समझते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है πr², इधर समझा देता हूँ। क्षेत्रफल πr², ठीक है जी, पाई का मान 22/7, आर कितना 23/7 गुणा 23/7, सॉरी 23 गुणा 7/4, 22/7 गुणा
23 सत्ते 7 1 के साथ 231 ही लिख देते हैं। 231/4 गुणा 231/4 और गुणा यहीं 8 की कर दो भाई, एरिया क्षेत्रफल आ गया, इसमें 8 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 तिया 21, 2 7 तिया 21। ठीक है जी, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 11, 3 एकम 3, यानी अंतिम अंक 3 आना है। 3 एकम 3 एकम 3 भाई, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अंतिम अंक 3 इसी में है। बस बात खत्म। क्यों कर रहे हो ना भाई, मतलब खामू खा, यही सही है। ए क्या है, बी क्या है, 20% अधिक है। ठीक है जी, ए अनुपात बी लिख लेते हैं। अगर बी को 100 रुपये मिलने हैं ना आमदनी के, तो ए को 120 मिलने हैं। सी क्या है, ए की कुल आय का, कुल आय का मतलब ए और ए प्लस बी की होगी, इसने गलती कर दी, ए प्लस बी कर लेते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि अगर कुल दी है तो ए की आय का कह दे तो फिर डायरेक्ट कुल कहिए तो ए प्लस बी होगी। ए प्लस बी की कुल आय का 55% कम है, यानी सी क्या निकाल लेते हैं हम, ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा 220 और 220 से 55% कम, तो 220 का कितने परसेंट, 45%। ये सी की आय है, इतनी कहानी है। अगर ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है, सो सी की आय ए की आय से, अभी देख लेते हैं। ए की आय कितनी है जी, आप कहोगे 120, सी की आय कितनी है, आप कहोगे 220 गुणा 45/100, 100 को इन्हें कर दो तो 100 गुणा इधर कर देते हैं। अब देख लेते हैं कितना है, इस 0 से 0 खत्म। ठीक है, 2 से 60 बार, 2 से 11 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, यानी 2 गुणा 20 40 और 11 थी 33, 40 अनुपात 33। 40 33 से कितना कम है ये पूछा है, 7 कम है। किससे, 40 से, गुणा 100। 1/40 होता है 2.5%, 7/40 2.5 का 7 गुणा 25 7 175, 17.5 बी ऑप्शन। भाई 1/40 होता है 2.5%, आपको पूछ रहा है 7/40, तो 2.5 का 7 गुणा 25 7 175। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, ए और बी की आय तो आपने रख ली, सी की जो है ए और बी की कुल आय का 220 का 55% कम, यानी कि 45% है। 220 का 45%, ए सी में तुलना कर रहा है तो बी को छोड़ो, ए को रख लो पहले, फिर सी को रख लो। 220 गुणा 45/100 रखोगे तो 100 इधर आ जाएगा। फिर काटने के बाद आपने देखा जब डिवाइड करा, फाइनली रेशो आ गया 40/33, यानी जो 33 है वो 40 से कितना कम है, आप कहो 7 कम है। किससे, 40 से, गुणा 100। आप देखोगे अगर आप भाग दोगे 1/40 होता तो 2.5% बैठता, ये है 7/40, तो 2.5 का 7 गुणा 25 7 175, 17.5। ठीक है, आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 5796, 7 वर्ष में 6993 हो जाती है, तो 7200 रुपये की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2 से 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज क्वेश्चन है, समझते हैं। वो कह रहा है साधारण ब्याज हर वर्ष प्रत्येक वर्ष समान बढ़ता है, ध्यान रखना। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, 4 वर्ष में होगी ये 5796, और 7 साल में कितनी होगी 6993। तो फिर 3 साल में बढ़ी कितनी है, आप कहोगे जी 3 साल में बढ़ी है ये कितनी बढ़ी है, देखो अंतर करते हैं। 3 साल में बढ़ी है ये 13 में 6 घटा देंगे 7, फिर नीचे वाला ज़्यादा, नीचे में से ऊपर घटा देंगे, 13 में 6 घटा देंगे 7, 18 में 9 घटा देंगे 9, और ये बचा तुम्हारा 8 में 7 घटा देंगे 1, 6 में 5 1197। तो 1 साल में कितनी बढ़ी होगी भाई, 3 साल में इतनी बढ़ी है तो 1 साल में कितनी अभी पता चल जाएगी। 3 तिया 9, बचे क्या 2 3 नाम 27, 2 3 नाम, 1 साल में 399 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है जी, 1 साल का ब्याज किसी भी राशि पे 399 है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि 1 साल में तो निकाल ली, 4 साल में कितनी बढ़ी है, क्योंकि आपको मूलधन पता चल जाएगा मूलधन है कितना। 4 साल का अगर ब्याज घटा दोगे, हो जाती है मतलब मिश्र धन है, इसमें से आप 4 साल का ब्याज घटा दो तो 399 गुणा 4, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 3 39,
फिर 3 4 3 12 3 15, 1596 4 साल में बढ़ी है, तो 1596 घटाओ इसमें से पहले। तो ये घटा दिया आपने, 6 में 6 घटा दिया 0, 9 में 9 घटा दिया 0, 7 में 5 घटा देंगे 2, ये 4200 रुपये थे। कितने थे ये? 4200, 5 में घटा देंगे 4। तो फिर दर क्या रही होगी, क्योंकि दर तो आपको निकालनी है, अभी निकाल लेते हैं दर भी। एक साल में 399 बढ़े हैं, किस पे? 4200 पे। तो दर निकालने के लिए 100 की गुणा, ठीक है। 6 से काट लो, ऊपर कट जाएगा क्या, 6 सत्ते 42, ना कटे 6 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं। 3 से 14 बार, 3 से 3 एकम 133 बार, तो ये आ जाएगी 14 अट्ठे 133 बटे 14 ही ले लेते हैं, छोड़ो 133 बटे 14, छोड़ो इधर देख लेते हैं। 133 बटे 14 गुणा साल कितना है, 5 बटे 2 साल का ब्याज देख लेते हैं। आप देखोगे 133 में जो ब्याज रहा होगा ये 19 गुणा 7 है ना, आप कहोगे ठीक है जी, 19 सत्ते 133 होता है। ये ब्याज होता है आर गुणा टी। भाई ऐसा ही बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज आर गुणा टी होता है। 7200 का आप आर गुणा टी निकालोगे, यानी 133 बटे 14 गुणा 5 बटे 2, और 133 में 19 सत्ते 19 है, जो भी 19 का गुणनखंड है वही आंसर है। ना तो ये गुणनखंड, ना ये गुणनखंड, ना ये गुणनखंड। 1710 19 निम्न 171, यही आपका ब्याज है। 7200 को छोड़ो, उसका कोई रोल ही ना है इसमें, ठीक है। 7200 से निकालोगे ना, 72 से गुणा और कर देना, यही आंसर आ जाएगा सीधा 1710। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनीता एक वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित करती है, वह उसकी अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, ठीक है। तो उसे 10% की हानि होती है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है जी। हम मान लें 100 रुपये, वह उसकी अंकित मूल्य से 20% की छूट देती है, ठीक है। 100 रुपये अंकित था, 100 ये MRP है, और बेचने लग गई जी उसे। MRP के बाद बेचेगी, जब चिट लगा दी MRP तो बेचेगी, बेचा क्या, 20% छूट दे दी। अब 100 में से 20% कम करेंगे तो 80 में बेच दी। आप कहो ठीक है जी, 80 में बेच दी। जब 80 में बेची तो बेचने पे भी उसे कितना लाभ हुआ, 10% की हानि हुई है। अगर बेचने पे हानि या लाभ हो रहा हो तो क्रिया मूल्य निकाल लोगे आप। क्रिया मूल्य कितना आएगा अभी बता देते हैं। CP आ जाएगा आपका, इस 80 में बेचने से 10% हानि हो रही है, यानी ये 90 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से क्रिया मूल्य आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे इनको अनुपात सेम कर लो, पहले तो एक एक जीरो काट लो, सबकी काट ली। ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 9 720 SP, और CP कितना हो जाएगा 800। अच्छा, अनीता का एक वस्तु पर उसकी लागत से 210 अधिक अंकित कर दिया। देखो आप 100 से कितना अधिक अंकित करा है भाई, 800 CP, 900 अधिक अंकित कर दिया, 100 ही तो अधिक अंकित करा। 100 की वैल्यू 210 है, 210। आपसे पूछिए विक्रय मूल्य, तो 72 की वैल्यू कितनी है ये पूछिए, 720, सॉरी 720 की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 दूनी 42, और 21 सत्ते 147, और 4 1512, 1512, 1512। देखो समझा देता हूँ, 100 की कोई चीज ही 20% छूट पर बेच दी, 80 में बेच दी। 80 में बेचने से भी 10% की हानि होगी, 90 की वैल्यू है, तो वास्तव में 100 की वैल्यू कितनी क्रिया मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से। अनुपात रख लेंगे सभी का, सभी का क्या रख लेंगे, अनुपात। एक एक जीरो सब में काट लिया आपने, इधर गुणा करी आपने, कितनी कितनी होगी ये भाई, 900 हो गया, ये होगा 720 भाई, 9 अट्ठे 72 720, ये होगा 800, रेशो बन गया। उसने यहाँ कह रखी है अनीता एक वस्तु पर उसकी लागत से 210 अंकित करती है, कितना 210। आप देखोगे अगर आप माने 800 से 900 अधिक अंकित कर दिया, भाई लागत मूल्य क्रिया मूल्य एक ही बात होता है, 800 से 900, 100 रुपये अधिक, 100 की वैल्यू वास्तव में कितनी है 210, तो फिर 720 की वैल्यू कितनी, यही आपको निकालना था। विक्रय मूल्य पूछा है, कितना हो जाएगा 1512, गुणा कर लेना। वैसे भी इकाई का अंक मैच कर लिया करो, 2 एकम 2, गुणा की जरूरत ही ना है, एक में ही 2 आ रहा लास्ट का अंक, 2 एकम 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है,
वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बी और सी का पूछा है, ठीक है, अलग अलग तो दिए हुए हैं, सी का भी निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, समझते हैं। ए कितने में कर सकता है, 18 में। बी कितने में कर सकता है, 30 में। अच्छा जी, सी का भी पता नहीं है, कोई दिक्कत ना। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा 30 तिया 90 90 टोटल वर्क। 18 पंजे 90, 30 तिया 90। ये जितनी बार कटता है इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी मतलब डेली का काम। ए डेली 5 काम करे, बी 3 काम करे, दोनों मिल कितना काम करें डेली, 8। 9 दिन तक करते रहे जिस हिसाब से। एक दिन में 8, 9 दिन में 9 × 72, तो 72 काम तो कर ही दिया इसमें से 90 में से। बचा कितना, आप कहोगे जी 18 बच गया। 18 ये काम किसने करा है, सी ने करा जी शेष काम। कितने दिन में, 4 दिन में। तो 4 का भाग दे दो इसमें, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 45 चौक 180, 4.5। 45 चौक 180 होता है 4.5। सी की क्षमता आ गई। बी और सी एक साथ मिलकर इस 90 काम को, बी और सी एक साथ, बी की क्षमता कितनी है 3 और उसकी कितनी है 4.5। 3 और 4.5 7.5। 7.5 का भाग देंगे तब इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0, 15 पंजे 75, 15 छिक्की 90 और 5 से कितनी बार 12। बी और सी कितने दिन में कर देंगे जी, 12 दिन में। ये आपका आंसर आ गया। आपको क्या करना था, सी की क्षमता चाहिए थी, क्योंकि लास्ट में बी और सी कर रहे हैं। तो सी की क्षमता कैसे निकली, आपने 9 दिन काम करा लिया ए और बी पे, 72 काम हो गया। 18 काम सी ने करा कितने दिन में, 4 में। जब 18 काम 4 दिन में करा तो डेली कितना काम करा, 4.5। 4.5 ही सी की क्षमता। अच्छा, लास्ट में बी और सी पे काम कराने की बात कर रहा हो, तो बी और सी पे काम कराएगा तो 4.5 तो सी की क्षमता, बी की क्षमता कितनी 3। काम वही टोटल 90 ही। 90 काम को 7.5 की क्षमता से कराएगा, 4 और 3 7.5, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। वो कह रहा है कि 13 संख्या दी हुई है पूर्ण, यानी लगातार, और उनका योग 1339 है। तो इनमें से अभाज्य यानी प्राइम नंबर जो है उनका योगफल पूछा है, उनका सम पूछा है, देख लेते हैं। 1339 कितनी का योग है, 13 का। 13 एकम 13, ना जाने की 0, 13 3 39। 103 बीचों बीच आई होगी। 103 इनका बीचों बीच का मतलब हम ये भी कह सकते हैं 103 इनका औसत भी है, ठीक है। 103 अब जब बीचों बीच आई तो 6 इधर आए होंगे, 6 इधर, क्योंकि 13 हैं। तो 103 के बाद कौन कौन से आ जाएंगे, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर कौन कौन सी आई होंगी, इधर भी देख लेते हैं। इधर आई होंगी 102, 101, 100, 99 और 98, 1 2 3 4 5 और 97। अब इनमें से हमें प्राइम प्राइम नंबर लेने हैं, यानी अभाज्य अभाज्य। तो अभाज्य अभाज्य देखोगे आप, एक तो कितनी है 97 है, किसी सुना कटे 97। 99 कट जाएगी, 100 कट जाएगी, 101 ना कटे 101। 102 भी कट जाएगी, 103 ना कटे 103। 104 भी कट जाएगी, 5 भी कट जाएगी, 6 भी कट जाएगी, 107। ठीक है जी, 4 5 6 7। 108 भी कट जाएगी, 109 ना कटे 109। जोड़ना जा रहा है, इकाई अंक से मैच कर लेंगे। 9 7 16, 16 7 23, 23 और 1 24, 24 3 27, 517 बात कर, 24 3 27, 517। इकाई अंक एक में साथ आ रहा, पूरा जोड़ने की जरूरत ही ना है। आगे देखते हैं। ये करो 0.726 6 के ऊपर बाहर है, ऑफ 0.9 भाग 1.09 माइनस 3/4 भाग 4/5 ऑफ 2 से 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड मास लगाया हुआ है, देख लेते हैं।
726, जिसके ऊपर बार है उसका 9, ये तो सीखा होगा आपने। जिसके ऊपर बार नहीं उनकी 2 जीरो, और जिनके ऊपर बार नहीं उनको घटा और लो 72। ऑफ का मतलब गुणा, पहले ऑफ वाले पोर्शन हल करेंगे। ये 9/10, ये भाग 1.09 का मतलब है 109/100 माइनस 3/4 भाग 4/15। ऑफ का मतलब फिर गुणा, कितना 5/2। पहले ऑफ को खत्म कर लो, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया ऑफ खत्म, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी फाइनल में कितना आ रहा हो, 4/15 है, सॉरी ये 4/5 गलत लिख लिया, 15। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 यानी 2/3। अच्छा देखते हैं अब ये कितना हो जाएगा। 6 में 2 घटा देंगे 4, 12 में 7 घटा देंगे, देख लेते हैं। 6 में 2 घटा देंगे 4, 12 से 7 घटा देंगे, 7 5 12, 5 654/900 गुणा 9/10 और गुणा इसको भी 100/109। पहले यहाँ तक की कहानी खत्म करते हैं। माइनस 3/4 और गुणा, भाग को उल्टा कर लेते हैं, गुणा 3/2। 109 छिक्का 654, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 9 से ये 9 खत्म, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 माइनस 3/4 गुणा ही कर लो उनकी, लिख लेते हैं 3/5 माइनस 9/8 यानी 40 LCM। 5 8 40, 8 तिया 24 माइनस 8 पंजे 40, 9 तिया 27 गड़बड़ होगी क्या, 5 8 40, 8 तिया 24, 8 पंजे 9 पंजे 45, सॉरी गड़बड़ हो गई है। 9 पंजे 45 यानी 4 में 2 घटा देंगे 2, माइनस के 21/40 बराबर माइनस के 21/40 माइनस के, सी ऑप्शन। यही था आपका पेपर। चीज़ें समझ में ना आई हो तो दोबारा से देख सकते हो, जिनके समझ में आ रही हो दुगनी स्पीड पे। ये आपकी एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस ही है अब बची है। अब टाइम प्रैक्टिस का है, सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं दिल्ली पुलिस के, किसका पेपर कहाँ है ये भी क्लियर हो चुकी है। तो अब थोड़ा ध्यान देवें, अब केवल इनको देख लेंगे तो आपको ये नहीं है कि फॉर्मूले भी आपके, देखो आप इसमें 3 फॉर्मूलों का यूज हुआ है, 3 4 का देख लोगे तो फॉर्मूलों को किताब में रटने की जरूरत नहीं, ना देखने की जरूरत, यहीं आपका रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूलों के साथ, सारी एक्सरसाइज एक साथ रिवाइज हो जाएंगी। तो इसको दुगनी स्पीड पर करके देख लो, देखो जरूर, बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।